नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज 14 अगस्त का दिन है, तो इस हवाले से मेरे जी चाहा कि कुछ आज बात की जाए कि आखिर हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, तो ये किन हालात के अंदर बना है। तो बहुत सी हिस्ट्री हम लोग सब जानते हैं कि कैसे तकसीम हुई हिंदुस्तान की। बरतानिया के अंडर था पूरा का पूरा हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये तीनों मुल्क। और हम जानते हैं कि अलाइड फोर्सेस जब जंग अज़ीम जीती हैं तो बरतानिया भी जीत गया, इसका मतलब है। लेकिन बरतानिया का ये हाल हो चुका था कि उन्हें अपने मुल्क को बचाना मुश्किल हुआ था। इतनी बर्बादी हो चुकी थी, इतनी फ़ौजी कार्रवाइयों के बाद जर्मन तैयारों का आना, उनके शहरों को उड़ाना, तो एक तरह से ख़त्म हो चुके थे। तो अब बरतानिया को अपनी कॉलोनीज़ को अपने अंडर में रखना बहुत ही मुश्किल था। बस सिंपल अल्फाज में ये कह लीजिए कि उनके पास अपनी हुकूमती मशीनरी को कायम रखने के लिए उनको तनख्वाहें देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। वो अपना मुल्क बचेगा कैसे ये भी उनको नहीं मालूम था कि अब होगा क्या। तो इतने बुरे हालात हो चुके थे। तो ऐसे में ये सिस्टम क्लैप्स कर रहा था। ऐसा कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन कि ये टोटल सिस्टम जो है, जो कि यहाँ के वाइसराय थे। अब लॉर्ड माउंटबेटन जो कि एक शाही ख़ानदान के शख्स थे, उनको पूरे हिंदुस्तान का लॉर्ड बनाया गया था, वाइसराय बनाया गया था। तो दोस्तों, इंग्लैंड चाहता था कि बस जल्द अज जल्द किसी तरीके से यहाँ से निकला जाए, कहीं ये ना हो कि इज़्ज़त से ना जाना पड़े, बल्कि ख़ुद ही लोग बगावत करके उसको फौरी तौर पर। तो अब की दफ़ा अगर 1857 की तरह का कोई मामला होता है तो फिर हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। और वैसे भी लोग अब एजुकेटेड हो चुके थे अब की दफ़ा, और फिर वो माजी से भी अपना उनको सबक मिल चुका था काफ़ी कुछ। तो दोस्तों, इंग्लैंड ने बहुत जल्दी की कि भाई किसी तरीके से यहाँ से निकला जाए, और शायद इंग्लैंड इसी इंतज़ार में था कि हमें हिंदुस्तान के लीडरान कहें, और जो कि उन्होंने कहा भी। तो दो बड़ी जमातें थीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मुसलमानों की, कांग्रेस हिंदुओं की। और वो अपने तौर पर जल्द से कर रहे थे, लोगों को आमादा कर रहे थे आज़ादी के लिए, और मुस्लिम लीडरान जो थे वो अपनी जगह पर कोशिश कर रहे थे मुसलमानों को कि भाई हमें आज़ाद होना चाहिए, और अब हम मज़ीद ग़ुलाम नहीं रहेंगे, हम आज़ादी से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे। तो तकसीम का मामला हुआ तो इत्तेफाक नहीं हो रहा था तकसीम के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश और पंजाब, ये दो सूबे ऐसे थे जिनमें आधी आधी आबादी इंडियन और मुसलमानों की थी। इन दोनों को तकसीम करने का मामला था। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने एक तजवीज़ दी कायद-ए-आज़म और गांधी जी को और नेहरू को कि भाई आप ना ऐसा करो कि 25 स्टेट्स बना लो, ये 25 मुल्क बना देते हैं, यहाँ पर सब अपने अपने आज़ादाना इतने बन रहे हैं। तो वो भी मुस्तरद कर दी मुस्लिम और इंडियन लीडरान ने कि ये मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल फिर दो कौमी नज़रिए के ऊपर बात आई, और उसके नतीजे में दो मुल्क बने। रेड क्लिफ को बुलाया गया और उन्होंने आके एक लाइन बनाई। और अब लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं वो शाही ख़ानदान से थे, तो वो उन अपने इंटरव्यूज़ में सारा ब्लेम जो है वो रेड क्लिफ को देते रहे कि ये रेड क्लिफ ने सही तकसीम नहीं कर पाया या सही बाउंड्री नहीं बना पाया, जिसके अंदर बांग्लादेश के अंदर जो टोटल टेक्सटाइल थी वो सारी की सारी इंडिया को चली गई लखनऊ देने की वजह से। और इधर से पंजाब जो है उसके हेड्स जो हैं, एक बड़े हेड्स जो हैं वो इंडिया को दे दिए गए। कायद-ए-आज़म इस तकसीम को नहीं मान रहे थे, इस रेड क्लिफ की लाइन को नहीं मान रहे थे। लेकिन फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने कायद-ए-आज़म को ये धमकी दी कि या तो आप इसको मानो, नहीं तो फिर आप एक इंडिया को मानो। फिर कायद-ए-आज़म को मजबूर किया गया कि आप इस लाइन को मानो। उन्होंने बाउंड्री मानी, और आखिरकार चलें जो भी ज़्यादती हुई
लेकिन बहरहाल कायद आज़म एक बड़ा मुल्क लेने में कामयाब हुए, एक अलग मुल्क, मुसलमानों का ये कहना चाहिए कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क। आज दोस्तों हमारे पाकिस्तान में अक्सर नौजवानों से ये सुनने को मिलता है कि ये दो कौमी नज़रिया है ही नहीं, था ही नहीं ठीक। अगर कायद आज़म को गवर्नर जनरल पूरे इंडिया का, पूरे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का बनने की ऑफ़र मिल चुकी थी हिंदुओं की तरफ से, तो कायद आज़म मान लेते। मुसलमानों की हुकूमत आ रही थी ना, एक मुसलमान हुक्मरान बनना था, जो भी बनना था, लेकिन कायद आज़म ने उसको मुस्तरद कर दिया। ये बातें आज भी होती हैं दोस्तों। और फिर कुछ लोग यूँ भी कहते हैं कि अगर हम एक होते तो बहुत बड़ी इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर होते, दुनिया की बहुत बड़ी ताकत होते हम, इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती हैं। दोस्तों, दो कौमें, हमारे एक टीचर थे, हमारे इंग्लिश के टीचर थे, तो वो नाइजीरिया में पढ़ाया करते थे पहले। तो वो कुछ यूँ बताते हैं कि एक हिंदू दोस्त मेरे घर आया करता था, तो कभी कभी वो अपने घर बुला लेता था। तो जब उसके घर जाते थे तो वो मेरी प्लेटों को हाथ नहीं लगाता था, वो कहता था यार आप आए ज़रूर हो, लेकिन ना आपने अपनी प्लेटें खुद धो के जानी है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो लोग जो आपस में साथ बैठ नहीं सकते, एक दूसरे को नीच समझता है। एक हिंदू मज़हब को आज दुनिया जानती है कि किस किस्म का उसके अंदर भेदभाव और ये ज़ात पात का निज़ाम है। नीचा किसी को समझना, किसी ज़ात को ऊंचा समझना, कि दुनिया में ऐसा इस वक्त अक्सर जगह पर नहीं है, बल्कि एक तरह से ज़ातों का निज़ाम अब दुनिया से ख़त्म होता जा रहा है। लोग जिस भी ज़ात में चाहते हैं शादियां करते हैं, जिन लोगों के साथ भी ताल्लुक़ बनाना चाहें लोग बनाते हैं, क्योंकि इंसान एक दूसरे को अब समझ चुके हैं कि भी सब इंसान है। ये किसी मज़हब की बात नहीं मैं कर रहा, ये मज़हब से हट के भी, क्यों इंसान जो हैं वो एक दूसरे से घुल मिल के रहने में ही सुकून महसूस करते हैं और अपने जैसा इंसान ही तस्वर करते हैं। लेकिन जिस जगह पर ऐसा मज़हब हो कि जहाँ पर किसी को नीच कह दिया गया हो, अब देखें इंडिया के अंदर एक दलित कौम का शख्स अगर घोड़े पे बैठ जाए अपनी शादी के ऊपर और फिर थप्पड़ मार मार के उतारा जाता है। अब कितने ही ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे, सर्च करें आप तो बहुत से ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे। तो ये हाल होता है। डॉक्टर अम्बेडकर आज से नहीं है, कितने अरसे पहले से है। डॉक्टर अम्बेडकर क्या करते हैं कि वो मनुस्मृति को लेते हैं, अब एक दीनी किताब को, उसको जला के दरिया में फेंका जाता है कि ये किताब जो है ये भेदभाव पैदा करती है, ये ऊंच नीच इंसानों में पैदा करती है, तो इसको जला दो। और ये काम कोई मुसलमान नहीं कर रहा, इंडियंस ही कर रहे हैं, ख़ुद ही कर रहे हैं, जो मुस्लिम नहीं है वो, लेकिन बहरहाल वो मनुस्मृति को जला देते हैं। अब डॉक्टर अम्बेडकर कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और बैंक ऑफ इंडिया, उनकी इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल है उनका, बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं फर्स्ट वो, तो उनका अपना हाल क्या था इंडिया के अंदर। अभी मैं मुसलमानों या ईसाइयों की बात नहीं कर रहा, इंडियंस ही की बात हो रही है कि वो कहते हैं कि बचपन में मुझे, क्यों नीच जात से थे, तो मुझे बाहर बिठाया जाता था, कहाँ, कब क्लास